मैं अंजन तिवारी आप सबका चार क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चा, आज हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन के बारे में। तो बच्चा, हाइड्रोजन क्या होता है, हमारे नेचर में हाइड्रोजन का क्या रोल है और हाइड्रोजन की सहायता से बच्चा हम कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं और जनरली हाइड्रोजन का कितना इसेंशियल रोल है हमारे नेचर में, हमारे ऑर्गेनिज्म में, हमारे बॉडी ऑर्गन में, इन सब के बारे में भी आज बात करेंगे। अब इससे बात करने से पहले हम यहाँ पे पहला पार्ट किसके बारे में समझेंगे कि हाइड्रोजन और उसके स्पेसिफिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो भाई, पार्ट ए में हमने क्या बताया कि यहाँ पे आप बच्चा क्या क्या समझ सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होता है कि किसी भी पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट होता है जिसका जो एटॉमिक मास है वो क्या मान लेते हैं हम लोग बच्चा 1, और एटॉमिक नंबर भी हम इसका क्या मानते हैं 1। अब एक अगर हम बच्चा इसके एटॉमिक मास की बात करें तो भाई ये इस सारे एलिमेंट्स का सबसे मिनिमम एटॉमिक मास कंटेनिंग एलिमेंट होता है, जिसके कारण बच्चा इसे हम क्या और मानते हैं, लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ आपको क्या समझना है कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अब आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में आप 3 आइसोटोप समझ सकते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम। जो बच्चा प्रोटियम होता है इसका एटॉमिक मास क्या होता है 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास क्या होता है 2 और ट्राइटियम का एटॉमिक मास क्या होता है 3। लेकिन ये तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम। अब कहने का मतलब क्या है कि आइसोटोप में हम लोग जनरली क्या समझते हैं कि आइसोटोप किसे कहते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट। तो इसी वजह से हम जब हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के आइसोटोप में एटॉमिक नंबर तो सेम होना चाहिए। अगर सेम एटॉमिक नंबर होगा तभी वो क्या होगा, आइसोटोप होगा। अगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा तो वो क्या बनाता है, आइसोबार। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो क्या बात करनी है, प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, यानी डाईहाइड्रोजन आप बनाते कैसे हैं। अब यहाँ पे आपको दो मेथड समझना होता है कि एक लेबोरेटरी मेथड होता है, एक कमर्शियल मेथड। जो कमर्शियल मेथड होता है बच्चा, इसे हम और क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड। लेबोरेटरी मेथड में हम क्या करते हैं कि जिंक को हाइड्रोजन आयन के साथ या जिंक का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो जिंक के हाइड्रोलिसिस के थ्रू हमें कौन सा गैस मिल जाता है, हाइड्रोजन गैस। अगर हम जिंक का क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या बनाएगा, जिंक एंड हाइड्रोजन गैस। अब बच्चा जैसे हमारे पास क्या है, Zn प्लस H2O। तो यहाँ पे बच्चा जैसे ही हम इसे करते हैं तो ये क्या बना लेता है, ZnO। क्या बनाता है, ZnO प्लस H2 गैस। अब जो गैस होता है बच्चा, इसे हम अलग चैम्बर में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होता है कि अगर जिनका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस में। अब कमर्शियली हम इसका कैसे प्रिपरेशन कराते हैं, तो कमर्शियली हम इसका प्रिपरेशन कराते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर का मतलब क्या होता है बच्चा, H3O प्लस। अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिलता है, एक मिलता है H2 और दूसरा क्या मिलता है, OH माइनस। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि H2 किस पे जाता है और OH माइनस किस पे जाता है। तो बच्चा आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किस पे प्लेस होता है, कैथोड पर, और ऑक्सीडेशन किस पे प्लेस होता है, एनोड पर। यह बात क्लियर है। अब यहाँ पे आप थर्ड मेथड भी आप समझ सकते हैं कि हाई प्योरिटी डाईहाइड्रोजन आप कैसे बनाते हैं। तो हाई प्योरिटी हाइड्रोजन आप कैसे बनाते हैं, जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को हाई प्रेशर पर गर्म करते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस भी करा सकते हैं, तब यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट वन बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका, वाटर गैस। वाटर गैस, अब जनरली हम लोग सुनते हैं तो ये लगता है कि वाटर की गैस, लेकिन यहाँ पे अपोज होता है भाई, वाटर गैस कोई वाटर की गैस नहीं होती। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन है, किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन है, तो इसके मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर गैस, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 इज नोन एज वाटर गैस। अब बच्चा एक चीज और आपको ये समझना होता है कि जो वाटर गैस है इसे हम और क्या कहते हैं, सिंथेसिस गैस। और सिंथेसिस गैस कहने की वजह से ही इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, सिन गैस।
यानी वाटर गैस का क्या होता है भाई, सिंथेसिस किया जाता है। सिंथेसिस कहने का मतलब है आर्टिफिशियल इसको स्टोर किया जाता है, आर्टिफिशियली इसे बनाया जाता है। अगर जब किसी चीज का आर्टिफिशियली या मैन मेड कंडीशन से हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, बनाते हैं, तो उस गैस को ही या उस कंपोनेंट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंथेसिस। अब सिंथेसिस है, अब इस गैस को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैन मेड कंडीशन में स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए इस गैस का नाम क्या पड़ गया, सिन गैस। अब नेक्स्ट वन आपको क्या समझना होता है कि वाटर गैस कौन सी रिएक्शन कराती है। तो बच्चा वाटर गैस क्या कराती है, शिफ्ट रिएक्शन। शिफ्ट रिएक्शन में क्या समझना है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हम किससे करा दें, H2O से, और हाई टेम्परेचर लेके कैटालिस्ट में जनरली हम लोग क्या लेते हैं, निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम, मरकरी, जिंक, ये सब यानी मेटल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे अगर हम हीट कराएं कार्बन मोनोऑक्साइड की किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में ही ये क्या रिलीज करने लगता है, हाइड्रोजन गैस। यानी आपको एक बात समझ में आना है कि वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर पर और कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस में। अब नेक्स्ट वन हमें क्या बात करना होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज यानी डाइहाइड्रोजन के क्या गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब ही है गुण। अब बच्चा यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अगर हम हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एक चीज आपको याद रखना है कि जो डाइहाइड्रोजन होता है वो जनरली क्या करता है, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग। अब जैसे H2 है, अगर हम इसे लिखेंगे तो बच्चा इसमें H सिंगल बॉन्ड H। अब बच्चा जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता है, और जब ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसमें जो दो एलिमेंट होते हैं, किसी भी दो एटम होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं। अब जब ये डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं, तो इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन एंथैल्पी। यानी दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, दैट इज नोन एज डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब बच्चा इसे, अब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसीलिए, और इसे क्या बोला जा सकता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्लियर है। आपको क्या क्लियर रखना है कि अगर हम किसी के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, यानी ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर होगी, इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या समझना होता है कि जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या करता है, रूम टेम्परेचर पर इनर्ट गैस की तरफ बिहेव करता है। कहने का मतलब क्या है कि डाइहाइड्रोजन गैस इज अपीयर इनर्ट गैस इफेक्ट एट अ रूम टेम्परेचर। अब यहाँ पे आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो जनरली हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बच्चा अगर आज के यानी प्रेजेंट टाइम के टाइम से अगर हम मैच कराएं तो रूम टेम्परेचर जो है, अब हमारे सामने ये यूनिट आती है कि भाई जो प्रेजेंट टाइम में रूम टेम्परेचर है वो कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए आप किसी किसी बुक में आप 25 डिग्री सेल्सियस की बात करते हुए समझ पाते हैं और किसी किसी बुक में 27 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या समझना है, यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन का यूज आप कहाँ करते हो, तो पहला क्या है, फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अब बच्चा आपने पढ़ा होगा कि जब हम अमोनिया के सिंथेसिस की बात करते हैं तब क्या करते हैं कि नाइट्रोजन की अपक्रिया हम किससे कराते हैं, हाइड्रोजन से। यानी नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, बाय दैट इट इज रिप्लेस्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ गई कि डाई हाइड्रोजन गैस का यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं, अमोनिया के सिंथेसिस में, यानी अमोनिया के फॉर्मेशन में। सेकेंड वन क्या है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेथेनॉल। किसके लिए कर रहे हैं, फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेथेनॉल। अब मेथेनॉल के प्रोडक्शन में आपको कैसे समझना है, तो बच्चा आप जानते होंगे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। अगर हम बच्चा इसकी रिएक्शन किससे करा दें, H2 से,
यानी रिडक्शन रिएक्शन करा दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेथेनॉल में। किस में कन्वर्ट होता है, मेथेनॉल में। यानी आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तब ये किस में कन्वर्ट होता है, मेथेनॉल में। अब थर्ड वन में हम क्या करते हैं कि इन ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेज, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेज जो होता है बच्चा, ये जनरली हम बात करते हैं, ये होते हैं बच्चा सैटेलाइट विजन के लिए। सैटेलाइट विजन में आपने देखा होगा कि एरोप्लेन या जो भी हाई एल्टीट्यूड वाले जो हमारे व्हीकल्स हैं, जो हमारे स्टेट ग्राउंड स्टेट से थोड़ा सा अपर सरफेस पे मूव करते हैं, तो वो जब मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक लाइट फ्लक्चुएट करते हैं। वही स्पेसिफिक लाइट क्या करता है कि हमें कि ये बताता है कि हमारा जो टेम्परेचर है और जो हमारा ये जो कंडीशन है, इसको ये क्या करता है, मॉडरेट कर देता है। अब बच्चा नेक्स्ट वन हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन का यूज हम लोग किसके तौर पे करते हैं, एज अ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के तौर पे भी करते हैं और फ्यूल के तौर पे भी। एरोप्लेन्स या रॉकेट, इन सब में किसका जो फ्यूल के तौर पे हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस का। अब बच्चा जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या होता है, नॉन इफिशिएंट गैस। ये हमारे एटमॉस्फेयर को क्या नहीं करता, ये हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता। नेक्स्ट वन हम क्या बात करते हैं बच्चा, हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स की जब ही हम बात करते हैं तो हाइड्राइड्स क्या होते हैं, हाइड्राइड्स क्या होते हैं बच्चा कि अगर किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोजन कंबाइन कर जाए तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स। यानी मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, बाय दैट दे आर जनरली फॉर्म हाइड्राइड्स। अब बच्चा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिथियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, लिथियम हाइड्राइड बना। ऐसे ही सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, यानी ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्राइड। यानी एक चीज आपको याद रख लेना है कि अगर यस ब्लॉक के एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स। अब सेकेंड वन आपको यहाँ पे क्या बात करना होता है कि कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड और आयनिक हाइड्राइड। यानी आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए कि भाई कोवलेंट और आयनिक। अब आयनिक हाइड्राइड क्या होते हैं कि ऐसे हाइड्राइड जो कि डिसोसिएट होकर आयन फॉर्म करें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आयनिक हाइड्राइड। और जो बच्चा डिसोसिएट होकर आयन ना फॉर्म करके क्या फॉर्म बनाते हैं, लेविस एसिड बेस ये सब बनाते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर और कोवैलेंट हाइड्राइड। अब बच्चा यहाँ पे कोवैलेंट हाइड्राइड्स के भी टाइप्स में आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, यानी ऐसे हाइड्राइड जो कि वास्तविक में तो पूरे कंबाइन कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन उस मेटल के पास क्या हो जा रहा है कि डिफिशिएंट हो जा रहा है, कमी आ जा रही है। तो ऐसे हाइड्राइड्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। सेकेंड वन क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड क्या है कि बच्चा ऐसे हाइड्राइड जिनमें जो हाइड्रोजन है और जिससे ये हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं उनके बीच में सिमिलर कंडीशन फॉर्म हो जाए, यानी बराबर आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। और थर्ड वन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, यानी ऐसे हाइड्राइड जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, किससे, सेंट्रल एटम से, तो उसे को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। अब बच्चा इसका जो एग्जाम्पल होता है वो जनरली हम किसको समझते हैं, ग्रुप 15, 16 एंड 17। अब इसको कैसे समझते हैं बच्चा, आपने पढ़ा होगा NH3 अमोनिया। अब अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली कैसा होता है, टेट्राहीड्रल। इसमें 3 हाइड्रोजन जो कंबाइन कर जाते हैं लेकिन एक लोन पेयर भी अटैच रहता है। तो अब यहाँ पर एक लोन पेयर बचा रह गया। अब अगर एक लोन पेयर बना रह गया है तो उसी लिए इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, रिच हो जाते हैं, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। अब नेक्स्ट वन हमारा क्या है, मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, यानी ऐसे हाइड्राइड जिनका फॉर्मेशन डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट से हो। एक बात ये दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट से होगा तो आयनिक, पी ब्लॉक के एलिमेंट से होगा तो कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर,
और डी और एफ से होगा तो मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे आपको दो तीन चीजें और पॉइंट में समझना होता है कि भाई डी और एफ इंटरस्टिशियली क्यों। बच्चा आपने पढ़ा होगा पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट में कि जो एलिमेंट्स होते हैं ये जनरली क्या करते हैं सॉरी, जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग जब पीरियोडिक टेबल में डिवाइड करते हैं तो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या मानते हैं, एस ब्लॉक, ग्रुप थर्ड टू ग्रुप 12 हम क्या मानते हैं, डी ब्लॉक, और ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 हम क्या मानते हैं, पी ब्लॉक। अब बच्चा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं इन्हें हम और क्या मानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या मानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और डी ब्लॉक के जो पहला ग्रुप होता है 3 यानी थर्ड ग्रुप, इसमें क्या होता है कि जो पीरियड नंबर 6 और 7 है इसमें इंसर्ट माना जाता है किसको, एफ ब्लॉक को। और एफ ब्लॉक को इसीलिए क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बच्चा ये क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर को शो कराते हैं। और अगर कोई डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर को शो कराते हैं तो ऐसे हाइड्राइड को हम लोग जनरली किस में रख देते हैं, मेटेलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स में। ये बात क्लियर है। अब बच्चा हमारे पास एक चीज आपको ये समझना होता है कि भाई हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है। तो बच्चा हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो जनरली गैसियस फॉर्म में। और ये क्या करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर हम फ्री फॉर्म की बात कर रहे हैं तो गैसियस, कंपाउंड की फॉर्म की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड जैसे मेथेन, वाटर, या आप कोई भी एल्कोहल, जो भी कंडीशन है इन जिनमें हाइड्रोजन ऐड है तो या ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब बच्चा जो हमारा पार्ट सेकंड है इसमें हम क्या बात करते हैं कि हाइड्रोजन के कंपाउंड के बारे में, यानी ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मेशन किससे हुआ हो, हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से, यानी दैट कंपाउंड्स व्हिच इज फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद अनदर एलिमेंट दैट इज नोन एज कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें जो सबसे पहला है वो क्या है बच्चा, वाटर। अब आपने पढ़ा होगा कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है भाई, आपने देखा यहाँ पे H2O। लेकिन अगर वाटर का शेप पूछा जाए तो बच्चा आपको याद रखना है कि वाटर का जो शेप होता है वो किस शेप का होता है, वी शेप। अब ये आपको याद रखना है कि द शेप ऑफ वाटर इज जनरली वी शेप। अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ये जो वाटर का शेप है ये किस वजह से ऐसा बनता है। तो बच्चा यहाँ पे एक कंडीशन होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इसकी वजह से। अब जनरली हम वाटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सॉफ्ट वाटर, दूसरा हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर कौन से वाटर होते हैं, जिनमें सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होते, यानी विदाउट सॉल्ट। अगर सॉल्ट प्रेजेंट है तो उसमें हम उसे क्या मानते हैं, हार्ड वाटर। यानी एक बात हमें क्लियर रखना है कि दैट वाटर इन विच सॉल्ट आर अब्सेंट, सॉल्ट्स आर अब्सेंट, दैट इज नोन एज सॉफ्ट वाटर। यानी सॉल्ट अब्सेंट है, सॉल्ट नहीं पाया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट वाटर। लेकिन अगर बच्चा किसी भी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट है, सॉल्ट उपस्थित है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हार्ड वाटर। अब यहाँ पे बच्चा देखो क्लासिफाई किया गया है वाटर को दो पार्ट में, किसमें किसमें, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर किसे कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं इसमें कि हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट कहने का मतलब क्या है, HCO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, HCO3। कॉमनली हम लोग इसे और क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। और किसके फॉर्म में, Cl के फॉर्म में। यानी यहाँ पे Cl2 ना कह के Cl याद रखना है, सल्फेट के फॉर्म में, यानी SO4। ऐसे ही बच्चा इन सब का हम और किस में करते हैं कि भाई जब हम सॉल्ट वाटर की बात करते हैं तो सॉल्ट वाटर पाया कहाँ जाता है, इसकी भी बात आपको याद रखनी है। यानी हार्ड वाटर जनरली प्रेजेंट इन ओशियन और सी। ये बात क्लियर है कि भाई ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, ओशियन या सी में, यानी समुद्र में।
अब बच्चा समुद्रों में जो पानी पाया जाता है वो क्या होता है, बहुत ही सॉल्टी होता है, और अगर सॉल्टी है तो इसी वाटर को हम लोग क्या मानते हैं, हार्ड वाटर। और बच्चा एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो हार्ड वाटर है वो हमारे पीने के लायक नहीं होता, यानी द हार्ड वाटर इज नॉट यूज एज अ ड्रिंकिंग। ये बात क्लियर। नेक्स्ट वन आपका क्या है यहाँ पे, सॉफ्ट वाटर। बच्चा सॉफ्ट वाटर में साफ साफ लिखा जा रहा है कि वाटर फ्री फ्रॉम सोल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज सॉफ्ट वाटर, यानी ऐसा वाटर जो किससे फ्री हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम से नहीं, उनके सॉल्ट से भी, यानी दैट वाटर विच इज फ्री फ्रॉम कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट दैट इज नोन एज सॉफ्ट वाटर। अब यहाँ पे बच्चा आपको नेक्स्ट क्या बात करना होता है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस, यानी कि अगर हार्ड वाटर है तो इसका हार्डनेस कितने टाइप से आप समझ सकते हैं। तो जो जो हार्ड वाटर है इसके हम जनरली कितने टाइप के हार्डनेस समझ सकते हैं, दो, एक टेम्प्रोरी और दूसरा परमानेंट। यानी टेम्प्रोरी हार्डनेस क्या होता है कि जो कुछ समय के लिए रहे, यानी जो चीज़ें कुछ देर के लिए रहती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, टेम्प्रोरी। अब जैसे बच्चा आप देख सकते हैं कि जैसे लोग कहीं पे मूव करते हैं तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, कुछ ही समय के लिए रहते हैं, उसके बाद वापस वो अपने घर को आते हैं। तो जब आप अपने घर को वापस आ रहे हैं तो आपका घर क्या है, परमानेंट कंडीशन। और जब आप कहीं पे कुछ समय के लिए जाते हैं तो वो कौन सा कंडीशन है, टेम्प्रेरी। ऐसे ही अगर किसी वाटर में टेम्प्रेरी यानी कुछ समय के लिए हार्डनेस हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेम्प्रेरी हार्डनेस। अगर किसी वाटर में परमानेंट हार्डनेस रहे या परमानेंट सॉल्ट बचा रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट हार्डनेस। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं बच्चा कि टेम्प्रेरी हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर, यानी जो टेम्प्रेरी हार्डनेस है वो किसकी वजह से होता है, HCO3, यानी कहने का मतलब क्या है, CaHCO3 और MgHCO3, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से किसी भी वाटर में हार्डनेस आ रहा है तो इस हार्डनेस को हम लोग क्या कहेंगे, टेम्प्रेरी हार्डनेस। अब इस वाटर को हम ट्रीट कैसे करते हैं, यानी टेम्प्रेरी हार्डनेस को हम कैसे हटाते हैं, तो इसके लिए दो मेथड होता है। एक होता है बॉइलिंग, यानी हार्ड वाटर को आप गर्म कर दो तो कुछ समय के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉफ्ट वाटर में। या दूसरा क्या होता है, क्लार्क्स मेथड। जो बच्चा क्लार्क मेथड है ये थोड़ा सा आपका कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मेथड है, इसे थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस। अब परमानेंट हार्डनेस में क्या है कि अगर जो हार्डनेस क्लोरीन और सल्फेट की सहायता से हो, क्लोरीन और सल्फेट कहने का मतलब है जैसे CaCl2 MgCl2, भाई मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, या कैल्शियम सल्फेट CaSO4 मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, यानी क्लोराइड या सल्फेट की वजह से अगर किसी भी वाटर में क्या हो, सॉल्ट प्रेजेंट हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट हार्डनेस। ये बात क्लियर है। अब बच्चा परमानेंट हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करते हैं, कैल्गन्स मेथड से और आयन एक्सचेंज मेथड से। अब बच्चा ये आयन एक्सचेंज मेथड तो आप समझ ही जाते हैं कि भाई जब अगर हमारे पास OH माइनस आयन है और एक तरफ Cl माइनस है, अगर इसकी हम रिएक्शन कराते हैं, यानी जैसे हमारे पास क्या है CaOH होल ट्वाइस और इसमें मिक्सअप क्या है MgCl। अब बच्चा इसका जब हम हार्डनेस हटाते हैं तो Ca के साथ कौन जुड़ जाता है, क्लोरीन, और मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ जाता है, OH। अब यहाँ से Cl के को रिमूव आउट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड। अब नेक्स्ट वन आपको क्या प्रोसेस आपको समझना है, डीमिनरलाइजेशन और डी आयनाइज्ड वाटर, यानी ऐसा वाटर जिसमें मिनरल एब्सेंट हो या आयन एब्सेंट हो, तो यानी वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्युबल मिनरल सॉल्ट इज नोन एज डीमिनरलाइज्ड वाटर, यानी ऐसा पानी जिसमें जितने भी सॉल्युबल मिनरल सॉल्ट हैं वो प्रेजेंट ना हो, यानी बिना
सॉल्ट के अगर कोई वाटर है तो उस वाटर को हम लोग क्या करते हैं, डीमिनरलाइज्ड वाटर। अब नेक्स्ट वन बच्चा आपको क्या समझना होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कॉमनली फॉर्मूला क्या होता है, H2O2। H2O2 में एक चीज आपको याद रखना है कि भाई जो पेरोक्साइड है ये जनरली क्या है कि भाई एक तरीके से ये एसिडिक वाटर होता है। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी बात करते हैं। तो बच्चा इसमें प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो प्रिपरेशन को आप दो मेथड से समझेंगे। पहला कि बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट, यानी अगर एसिडिफाइड सल्फेट का हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं एट अ हाई करंट डेंसिटी। किस पे करते हैं, हाई करंट डेंसिटी पे, यानी बहुत ज़्यादा डेंसिटी में अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, H2O2 मिलता है। या दूसरा जो मेथड है वो क्या है, 2 एथिल एंथ्राक्विनोल का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी एयर के प्रेजेंस में हाइड्रोजन और पैलेडियम की उपस्थिति में हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। इट मीन 2 एथिल एंथ्राक्विनोल are heated in presence of air and catalyst, it is placed to formation of hydrogen peroxide। ये बात क्लियर है बेटा। नेक्स्ट वन आपको यहाँ पे क्या समझना होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि ये क्या होते हैं, मिक्सिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, यानी ये बहुत जल्दी क्या करते हैं, वाटर के किसी भी कंपोजिशन में किसी भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और सेकेंड वन प्रोसेस में क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि 30% ऑफ H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन इज मार्केटेड एज 100 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर हम मार्केट की बात करते हैं, मार्केट में अगर 30% ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो उसे हम लोग क्या मानते हैं कि 100% हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट वन यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू चेंज हो जाते हैं। किसके थ्रू चेंज हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जनरली ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है इनमें क्या क्या हमें समझना होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होता है, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ। सेकेंड वन, अब यहाँ पे आपको क्या समझना होता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है वो जनरली किसमें, आप एसिडिक मीडियम में की समझ सकते हैं और रिड्यूसिंग एक्शन भी किसमें समझ सकते हैं, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, वाटर और आयन, जबकि रिड्यूसिंग में ये क्या बना देता है, आयन, वाटर और सल्फेट। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट वन आपका क्या है, स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टोर कैसे करते हैं इस बात को समझना होता है। तो जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टोर करते हैं तो ऐसे ग्लास को या प्लास्टिक को लेते हैं जिसके आउटर मोस्ट कंडीशन को या इनर मोस्ट कंडीशन में दोनों में हम लोग क्या करते हैं, वैक्स लगा देते हैं। वैक्स में लगाने के बाद उसे इसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड रखकर किस जगह पे रख देते हैं, कोल्ड एंड डार्क प्लेसेस। इट मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज स्टोर्ड इन वैक्स लिंक्ड ग्लास और प्लास्टिक इन अब्सेंस ऑफ लाइट एट डार्क प्लेसेस। अब बच्चा इनमें क्या करते हैं कि जब इन्हें स्टोर करते हैं तो यूरिया भी हम थोड़ा सा मिक्सअप कर देते हैं। यूरिया किस लिए मिक्सअप करते हैं, ताकि ये एक्ट करते रहे स्टेबलाइजर की तरह, यानी ये रिएक्शन को प्रोसीड ना करा पाए। सेकेंड वन टाइप हम इसे क्या करते हैं किसमें, और क्या करते हैं कि इन्हें हम डस्ट से दूर रखते हैं, धूल से दूर रखते हैं। धूल से दूर क्यों रखते हैं, क्योंकि बच्चा जो धूल है, धूल में क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जो कि मिनरल के होते हैं और मिनरल वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड भी बना सकता है और हाइड्रोक्साइड भी। तो यानी कि जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये क्या कर सकता है कि बहुत जल्दी हाइड्रोक्साइड और पेरोक्साइड में इन सब में रिएक्ट करके ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट वन आप यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। क्या समझ सकते हैं, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज आप कहाँ पे करते हैं। तो पहला आप यूज करते हैं एज एन
एंटीसेप्टिक इट इज कोल्ड इन द मार्केट नेम फेरिडॉल। अब बच्चा आपने देखा होगा कि आपको जब चोट लगती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट या कह लो ट्रांसल्यूशन का लिक्विड आपके कट मार्क्स पर लगाते हैं। वो बहुत ठंडा होता है और ये जो ठंडा वाला लिक्विड होता है जो कलरलेस होता है, इस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक लिक्विड। और ये एंटीसेप्टिक लिक्विड किसका बना होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। अब सेकेंड वन हम और क्या करते हैं कि इनका जो यूज करते हैं सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन के सिंथेसिस में भी इनका हम यूज करते हैं। और हम कहाँ करते हैं, एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट किसे कहते हैं बच्चा, जो कि किसी भी पार्टिकल का किसी भी कंडीशन का कलर उड़ा दे, यानी कलर के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कलर गायब कर देगा, अगर हम जम की बात करेंगे तो जम को किल कर देगा। यानी इन सब प्रोसेस में भी हम किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। अब यहाँ पे बच्चा कुछ आपको क्वेश्चन समझने होते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन दिया है कि नेम द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। अब बच्चा यहाँ पे ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप अगर IIT नीट जेई इन सब के एग्जाम में भी जाते हैं तो सॉरी वहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं कि हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा आइसोटोप है कि जो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। तो बच्चा वो आंसर क्या होता है, ट्राइटियम। यानी ट्राइटियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव होता है हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। सेकेंड वन आपका यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन आयन डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली एंड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ अदर एटम और मॉलिक्यूल्स। एक्सप्लेन। भाई हाइड्रोजन आयन, अगर आयन की बात करते हैं तो बच्चा आयन फॉर्म फ्री फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चा आयनिक फॉर्म हमेशा ये क्या करता है, दूसरे आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे ये क्या करते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं। अब थर्ड वन में ये क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चा, गिव द कंपोजिशन ऑफ वाटर गैस। अब बच्चा मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर गैस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CO+H2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द कंपाउंड हुज इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस स्टेट गिव हाई प्योरिटी ऑफ डाईहाइड्रोजन। अब बच्चा इसके लिए मैंने इससे पहले ही आपको बता दिया कि अगर एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाई प्योरीफाइड डाईहाइड्रोजन गैस में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, गिव द मेन पर्पज ऑफ वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो बच्चा मेन पर्पज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन का क्या है कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तब यहाँ से ये क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन से हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन। तो इसका जो मेन मोटो होता है वो क्या होता है, ऑब्टेनिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द केमिकल रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग कोल गैसिफिकेशन। अब बच्चा कोल गैसिफिकेशन जब कह देगा तो कोल गैसिफिकेशन, कोल का मतलब क्या है, कार्बन। अब इसका हम क्या करते हैं, H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी ये जनरली क्या बना लेता है, कोल गैस बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द एलिमेंट यूज्ड इन फ्यूल सेल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल गैस के लिए अगर बात करें, फ्यूल सेल के लिए बात करें तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन। बच्चा आप अगर क्लास 12th में रहेंगे तो क्लास 12th में आपको एक कॉन्सेप्ट ही पढ़ना पड़ता है, SHE। SHE का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी अब अगर हम SHE की बात करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन के लिए। तो यहाँ से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कोवैलेंट हाइड्राइड। अब बच्चा मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी ED, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन परसिव। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आपको बच्चा क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आपको याद रखना है B2 या 6। आपको इलेक्ट्रॉन रिच में क्या याद रखना है, NH3।
और इलेक्ट्रॉन परस्यू में आपको क्या याद रखना है, CH4। यानी यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, तो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट में क्या होता है, B2H6। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, नेम द हाइड्राइड्स विच हैव हाई पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज। बच्चा कौन सा ऐसा हाइड्राइड है जो कि हाई पोटेंशियल रखता है हाइड्रोजन स्टोरेज का, तो वो क्या होता है बच्चा, मेटालिक हाइड्राइड्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, नेम द ग्रुप्स इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच डू नॉट फॉर्म मेटालिक हाइड्राइड। ग्रुप का नाम बताना है डी ब्लॉक में जो मेटालिक हाइड्राइड नहीं बनाते, तो इसका आंसर आपको याद रखना है ग्रुप 7, 8, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा कि हाइड्रोजन इज रिलेटिवली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, एक्सप्लेन। अब बच्चा हाइड्रोजन गैस जो होता है वो क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर कैसा बिहेव करता है, इनर्ट गैस की तरह। और ऐसा क्यों करता है, क्योंकि बच्चा जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या करता है कि ये प्रॉपर्टी शो ऑफ कराता है पी ब्लॉक एलिमेंट, और पी ब्लॉक में जनरली कौन से ग्रुप का, ग्रुप 18 एलिमेंट, जिसकी वजह से ये रूम टेम्परेचर पर किसकी तरह एक्ट करता है, इनर्ट गैस की तरह। अब नेक्स्ट वन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कंप्लीट द रिएक्शन। अब बच्चा यहाँ पे कंप्लीट द रिएक्शन है और रिएक्शन दिया हुआ भी है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है आपको। नेम द फिनोमेनन एज अ रीजन ऑफ विच वाटर हैज अनयूजुअल बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा कौन सा फिनोमेनन है जिसमें वाटर का अनयूजुअल जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज होता रहता है, इसका रीजन बताना है। तो बच्चा इसका रीजन क्या होता है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, वाटर के स्ट्रक्चर को ड्रा कीजिए। तो वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चा, मैंने आपको ऐसे एक स्ट्रक्चर अभी बताया था कि द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज जनरली वी शेप। ये बात क्लियर है। अब एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस क्रिस्टलाइज इन द space from, but at very low temperature it condenses to space form। तो बच्चा हेक्सागोनल है, क्यूबिक। अब ये कहने का मतलब है ये स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है, ये स्ट्रक्चर की बात आप करते हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट में। अब क्वेश्चन नंबर 16, मेंशन द टेम्परेचर एट विच डेंसिटी ऑफ आइस इज मैक्सिमम। आप उस टेम्परेचर को बताइए जिस पर जो आइस की डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा हो, तो वो टेम्परेचर कौन होता है बच्चा, 4 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये IIT, नीट इन सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि किस डेंसिटी पर, किस टेम्परेचर पर जो आइस है इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, वो क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। 17 क्वेश्चन में क्या है कि डेंसिटी ऑफ आइस स्पेस दैन डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर। तो बच्चा डेंसिटी ऑफ आइस क्या होता है, लेस होता है डेंसिटी ऑफ वाटर से। अब बच्चा आपको एक बात पता होना चाहिए कि जिसकी डेंसिटी लो होती है वही वाटर के सरफेस पे तैरता है। आपने देखा होगा कि एक पानी है, पानी में अगर आप आइस क्यूब डालते हो तो वो क्या करता है, सरफेस पर फ्लोट करता है। अगर सरफेस पे फ्लोट कर रहा है तो यानी उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट वन क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन। अब रिएक्शन को कंप्लीट करना है, तो बच्चा जैसे ही आप इस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो ये रिएक्शन में आप क्या बनाएंगे, NaOH। क्या बनाएंगे, NaOH, और साथ में क्या लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखिए Na कितने हैं, 2, तो यहाँ पे ये क्या कंडीशन बना लेगा कि 2 NaOH प्लस H2। Next, how many hydrogen bonded water molecules are associated in CuSO4.5H2O। यानी कॉपर सल्फेट में कितने ऐसे वाटर मॉलिक्यूल होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्डेड कंडीशन को शो ऑफ कराएंगे। तो जनरली याद रखना है, चाहे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल दिखाए जाए लेकिन बॉन्डिंग हमेशा क्या करता है, 1 मॉलिक्यूल। नेम द कंपाउंड यूज इन क्लार्क मेथड टू रिमूव टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर, दैट इज लाइम। यानी वाटर का जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है उसे क्लार्क मेथड से हम किस कंपाउंड से रिमूव करते हैं, वो लाइम। लाइम यानी चूना बच्चा, यानी ये चूने की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, टेम्पोररी हार्डनेस को ट्रीट करते हैं। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्कोगॉन। अब बच्चा कैलोगॉन में हम जो फार्मूला की बात करते हैं तो वो क्या होता है, Na4P6O18।
Na4P6O18, यानी कैलगॉन का जो फॉर्मूला है वो आपको क्लियर याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, 30% ऑफ सोल्यूशन H2O2 इज मार्केटेड एज अ, बच्चा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 30% सोल्यूशन वाला होगा तो उसे हम क्या मानेंगे, 100 वॉल्यूम। ये बात क्लियर है। ड्रा गैस फेज स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, तो बच्चा इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है और मैंने आपको कई चीज़ें यहाँ पे आपको रिएक्शन कंप्लीट करने हैं, यानी आपको डिफरेंट टाइप के रिएक्शन और डिफरेंट टाइप के मेथड को भी एक साथ यहाँ पे क्लियर करना होता है। अब कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 की रिएक्शन से क्या बनाओगे, तो बच्चा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको यहाँ पे क्या बनाना है। अब Zn और NaOH का रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाओगे, यानी इन सारे रिएक्शन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब सेकेंड वन में है कि एमंग NH3 यानी अमोनिया, वाटर और HF विच वुड यू एक्सेप्ट टू हैव हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वाई। अब अमोनिया में कितने हाइड्रोजन है भाई, 3, वाटर में 2 और हाइड्रोजन फ्लोराइड में 1, तो किस में ज़्यादा होंगे, जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा उसमें ज़्यादा। और क्यों होंगे भाई, क्योंकि जितना वो बॉन्ड बनाएगा उतने ही ज़्यादा होंगे। हाउ डू यू एक्सेप्ट द मेटेलिक हाइड्राइड्स टू बी यूजफुल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज, एक्सप्लेन। अब बच्चा ये कहा जा रहा है कि मेटेलिक हाइड्राइड्स का ही यूज हम लोग हाइड्रोजन स्टोरेज में क्यों करते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। आप आसानी से कर सकते हैं। कोल गैसिफिकेशन, अब ये तो बच्चा मैंने कई बार बता दिया। राइट द नेम ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये तो बच्चा आप शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। अब नेक्स्ट वन में क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन। अब बच्चा रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो रिएक्शन मैकेनिज्म से कंप्लीट कर लीजिएगा। कमेंट ऑन द रिएक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन विथ क्लोरीन सोडियम, अब इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग, अब इसमें सबको अरेंज करना है, एक में एनिक कैरेक्टर से, एक में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से। गिव 2 यूजेज ऑफ डाईहाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन का 2 यूज आपको बताना है। और साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बताना है कि ये कंप्लीट रिएक्शन बताने हैं। अब पार्ट डी में भी आप देखेंगे कि गिव टू रिएक्शन टू शो फोटरिक नेचर ऑफ वाटर, वाटर के नेचर को बताना है, रिएक्शन कंप्लीट करना है। हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस बताना, तो बच्चा हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं, जब वाटर निकाला जाए। हाइड्रेशन कब कहते हैं, जब वाटर ऐड किया जाए। ऑटोप्रोटोलिसिस क्या होता है, और बच्चा आपका टेम्पोरी और परमानेंट हार्डनेस को आप कैसे ट्रीट करते हैं। इन सब चीज़ों में अब साथ में साथ आप डीमिनरलाइज्ड और डिस्टिल वाटर यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बताना है। और टर्म एक्सप्लेन बताना है आपको, हाइड्रोजन इकोनॉमी एंड फ्यूल सेल। राइट, अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, राइट केमिकल रिएक्शन टू जस्टिफाई दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन फंक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। इसके लिए बच्चा मैंने आपको केमिकल रिएक्शन शो ऑफ कराया था। नेक्स्ट वन क्या है, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है। अब नेक्स्ट वन में क्या दिया है कि हाउ डज हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिहेव्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट, इन सब के बारे में बताना है। अब बच्चा नेक्स्ट में आपको क्या ध्यान देना है कि कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन डिफिसिट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, इसके बारे में बताना है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, ये भी मैंने आपको बताया है बच्चा। अरेंज द फॉलोइंग, ये भी मैंने आपको एक बार में ही क्लियर किया था। अब ऐसे ही बच्चा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म, मैंने आपको सिन गैस बताया, वाटर गैस शिफ्ट बताया, प्रोड्यूसर गैस बताया, इन सब के बारे में बताते चले हैं। वुड यू एक्सेप्ट द हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द हाइड्राइड्स ऑफ देयर सब्सिक्वेंट ग्रुप मेंबर, इसका रीजन देना है आपको। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कैन फास्फोरस विथ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 फ्रॉम pH5 एक्सप्लेन, क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर फास्फोरस का है तो क्या ये pH5 बना सकता है, अगर बना सकता है तो क्यों, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। वाई एंड हाउ द हाइड्रोजन इज रिगार्डेड एज अ फ्यूल ऑफ फ्यूचर,
हाइड्रोजन को हम फ्यूचर का फ्यूल क्यों मान रहे हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। राइट द रिएक्शन व्हेन डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी रिएक्शन लिखना है जब डाइहाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करे, ऑक्सीजन के साथ, और किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और किसके साथ, क्लोरीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, नेम द हाइड्राइड विच इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इन नेचर, what which are stoichiometric nature and which have electron rich type hydrides। अब पार्ट बी में भी अब बच्चा सिमिलर कंडीशन, बस अब एक में आपको हाइड्रोजन, एक में वाटर और पेरोक्साइड, इन सब के साथ बात करना है, डिमिनरलाइज्ड के बात करना है, सिंथेटिक और एक्सचेंज गैस की बात करना है, डिजॉल्व हाइड्रोलिसिस की बात करना है। अब बच्चा अगर 10 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ H2O2 है तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा। अब ये रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे 3 यूजेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बताना है। रिएक्शन तो आप कंप्लीट कर ही सकते हैं, और लिमिटेशन होता है कि भाई हाइड्रोजन गैस को हम फ्यूल के तौर पे क्यों यूज करना चाहें, हमें क्यों ज़रूरी है कि हाइड्रोजन गैस का यूज करें। अब पार्ट सी में आप देख सकते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अब इनमें आपको फॉलोइंग आंसर करने हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं द नेम द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप, तो वो क्या कहलाता है भाई, प्रोटियम। नेम द पार्टिकल्स इमिटेड बाय ट्राइटियम, दैट इज बीटा। मिक्सचर ऑफ CO and H2 यूज्ड फॉर प्रिपरेशन, मेथेनॉल। नेम द कैटालिस्ट यूज्ड इन हैबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। कैटालिस्ट में बच्चे जनरली हम लोग क्या लेते हैं, मेटल लेते हैं, और मेटल में जनरली क्या लेते हैं, आयरन। नेम 2 इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, अमोनिया एंड वाटर। पार्ट बी में आंसर द फॉलोइंग ड्यूरिंग क्लार्क मेथड, नेम द कंपाउंड इन व्हिच मैग्नीशियम इज प्रेसिपिटेटेड आउट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। गिव द फार्मूला ऑफ जियोलाइट यूज्ड इन आयन एक्सचेंज मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वो कहाँ पे क्या यूज करते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। कंप्लीट द रिएक्शन। अब बच्चा रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्सबल होता है वाटर के साथ, ऐसा क्यों, आपको रीजन बताना है। और क्या बताना है बच्चा कि नेम द कंपाउंड व्हेन कैन बी यूज्ड एज अ हेयर ब्लीच, माइल्ड एंटीसेप्टिक इन द फॉर्म ऑफ फेरी हाइड्रॉल। अब बच्चा इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें थी। अब जब हम इन कंप्लीट चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, हाइड्रोजन पढ़ा, वाटर पढ़ा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ा, इनके प्रेजेंस के बारे में पढ़ा, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा, इनके केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा, इनका यूजेस पढ़ा। अब बच्चा इन सब चीज़ों में आपको एक चीज़ कॉमन चीज़ें समझ में आती हैं कि भाई जो हाइड्रोजन है, अगर अब हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एलिमेंट में जो हमारे नेचर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या अबंडेंट फॉर्म है वो क्या है, वाटर। हमारे अर्थ पर आपको पता होना चाहिए, हमारे अर्थ पर 70% क्या होता है, वाटर, और 30% क्या होता है, लैंड सरफेस। जो 70% वाटर है उसमें वाटर और में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 2:1। अब बच्चा 2:1 के रेशियो से है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसमें हाइड्रोजन क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। क्लियर। तो बच्चा आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बच्चा आप सबसे एक निवेदन है कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, अपने दोस्त मित्र यार सबको इन्फॉर्म करें और उनसे हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए कहें। धन्यवाद।